प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी क्लास का हिस्ट्री का पाठ भारत का वैभवपूर्ण अतीत पढ़ रहे हैं। आज हम उसकी अगली कड़ी में पढ़ते हैं क्षेत्रीय साहित्य। भारत का वैभवपूर्ण अतीत। और इसमें है क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत ऐसे पुस्तकों का नाम आता है, ऐसे ग्रंथों का नाम आता है जिनकी रचना क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत हुई है और क्षेत्रीय जो लेखक और विद्वान थे उन लोगों ने उसकी रचना की है। तो क्षेत्रीय साहित्य का मतलब है क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया साहित्य। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का कि क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया साहित्य जो है वो है क्षेत्रीय साहित्य। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राचीन तमिल साहित्य की। प्राचीन तमिल साहित्य। प्राचीन तमिल साहित्य तमिलनाडु के जो क्षेत्र है उसमें ये इस साहित्य का रचना हुई है और इसे संगम साहित्य भी कहा गया है। इतिहास के अंतर्गत इसको संगम साहित्य भी कहा जाता है। इसे कहते हैं रचना काल। संगम साहित्य का जो रचना काल है वो माना जाता है लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के लगभग। कंफर्म इसका नहीं है लेकिन लगभग ये जो समय है वो मानते हैं। तमिल साहित्य के अंतर्गत विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है कृष्णदेव राय विजयम। कृष्णदेव राय विजयम ये लिखा गया है दुर्जटी द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? दुर्जटी द्वारा। लेखक का नाम है दुर्जटी और इसकी जो भाषा है वो है तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ इन सभी प्रकार की जो भाषाएं हैं वो संगम साहित्य के अंतर्गत आती है। तो ये था तमिल साहित्य। तमिल साहित्य, संगम साहित्य जो है इसके प्रारंभ करने वाला जो संगम साहित्य का प्रारंभकर्ता का नाम भी आता है, जिन्होंने संगम साहित्य के जो संगम हुए, संगम नामक महोत्सव सम्मेलन वगैरह हुए, उनकी अध्यक्षता उन्होंने करी थी, वो थे अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि तो ये थे संगम साहित्य के प्रारंभकर्ता। अगस्त्य ऋषि को माना जाता है। इनके एक शिष्य भी थे एवं उनके शिष्य नक्कीरर। ठीक है, संगम साहित्य का हुआ। अब चलते हैं हम अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर की बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो डिंगल भाषा में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जो थे चंद्र बरदाई थे। कौन थे? चंद्र बरदाई। भाषा कौन थी? डिंगल भाषा। चौहान राजवंश के अंतर्गत पृथ्वीराज तृतीय का जीवन चरित्र पृथ्वीराज रासो उनके परम मित्र चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया
और उसकी भाषा थी डिंगल भाषा। ठीक है, अब आता है पद्मनाभ। पद्मनाभ जिसने लिखा कानड़ दे प्रबंध, क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया भी कानड़ दे प्रबंध, और इसके रचनाकार थे पद्मनाभ। जालोर के महान शासक कानड़ देव, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव के ऊपर आक्रमण किया था, अटैक किया था, और उसका जो वर्ष था लगभग 1311 ईस्वी के आसपास था। और उस समय जो वहां के शासक थे जालोर के, उनका नाम था कानड़ देव, और उनके बारे में जो लिखा गया है उनके दरबारी कवि पद्मनाभ द्वारा लिखा गया है। तो ये क्षेत्रीय ग्रंथ है कानड़ देव प्रबंध। अब लिखते हैं राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद, रचनाकार थे बीठू सूजा। राव जेत्र सिंह, बीकानेर के राव जेत्र सिंह जो थे उनके बारे में लिखा है उनके दरबारी कवि बीठू सूजा ने। बहुत ही अच्छा क्षेत्रीय ग्रंथ है। अगला प्रसिद्ध ग्रंथ है वंश भास्कर, ये भी काफी प्रसिद्ध रहा। बूंदी के शासकों के बारे में लिखा है वंश भास्कर, और इनके रचनाकाल थे सूर्यमल्ल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर ग्रंथ लिखा था। अब हम चलते हैं जोधपुर की ओर, और प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है नैणसीरी ख्यात। बहुत ही प्रसिद्ध है, राजस्थानी क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत सबसे बेहतरीन अगर कोई ग्रंथ है तो वो है नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात के जो रचनाकार थे उनका नाम था श्रीमती मुहणोत नैनसी। मुहणोत नैनसी, और ये थे महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह के दरबार में थे। मुहणोत नैनसी बड़े बहादुर थे, लड़ने में भी इन्होंने बहुत, इनका कोई शानी नहीं था, लेकिन ये कवि भी थे और उनका मनोरंजन करते थे। और इन्होंने नैनसीरी ख्यात के द्वारा तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि का इसमें अवलोकन किया है, देखा इसको। इसी प्रकार से अगली एक और ख्यात है बांकीदास ख्यात। बांकीदास ख्यात, ये बांकीदास द्वारा लिखी गई है, जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है बांकीदास। और इसमें राठौड़ों का इतिहास लिखा गया है। किसका इतिहास लिखा गया है? राठौड़ों का इतिहास। बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ जो है उनका इतिहास इसके अंदर लिखा गया है बांकीदास ख्यात के अंतर्गत। तो ये थे क्षेत्रीय साहित्य जिसका वर्णन यहां पर किया गया है। अब हम पढ़ रहे हैं विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में भी बहुत सारे जो विदेशी लेखक थे उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में, अपने अपने जो पुस्तकें हैं उनमें लिख करके वर्णन किया है भारत के बारे में। विदेशी विवरण, विदेशी विवरण, विदेशी विवरण में सबसे पहले अपन ले रहे हैं यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्य, यूनान के जो विद्वान थे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, ये थे टेसियस। टेसियस ने दो पुस्तकें लिखी है, इंडिका
और दूसरी लिखी है पर्सिका। इंडिका इंडिया के लिए मतलब भारत के लिए है, और पर्सिका ईरान के लिए है, पर्सिया के लिए। तो पर्सिका, इस प्रकार से उसने 2 पुस्तकें लिखी है, इंडिका और पर्सिका, जिसमें उसने वर्णन किया है। दूसरे लेखक हैं जस्टिन, और जस्टिन ने लिखा है एपिटा। जस्टिन की पुस्तक का नाम था एपिटा। इतिहास के जनक भी यूनानी थे, जिनका नाम था हेरोडोटस। सबसे पहली पुस्तक इनकी थी, और पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका से ही इतिहास की शुरुआत होती है। हिस्टोरी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, हिस्टोरी की। हिस्टोरिका पुस्तक थी उनकी। इसके अलावा डियोडोरस ने भी इंडिका लिखी है। मेगास्थनीज ने भी इंडिका लिखी है। मेगास्थनीज ने भी इंडिका लिखी है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा यहां पर इंडिका 3 लोगों ने लिखा है। टेसियस, इन्होंने भी इंडिका पुस्तक लिखी है। डियोडोरस ने भी इंडिका लिखी है। मेगास्थनीज इंडिका लिखी है। ये एक पुस्तक नहीं है, बल्कि अलग अलग पुस्तकें हैं जो अलग अलग समय पर लिखी गई है। सबसे प्रसिद्ध जो इंडिका है वो ये है, मेगास्थनीज की इंडिका, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लिखा था, ठीक है। इसके बाद में और भी विद्वान थे जो सिकंदर के समय आए थे। सिकंदर के समकालीन बता रहा हूं मैं आपको। नियार्कस, पुस्तकों का नाम नहीं पता। ओनिसिक्रिटिस, पुस्तक नहीं पता। ओरिस्टोबुलस, नियार्कस, ओनिसिक्रिटिस, ओरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के समकालीन थे, जिन्होंने पुस्तकें लिखी है, लेकिन उन्होंने विवरण दिया है। उन्होंने खासकर बड़ी बड़ी पुस्तकें नहीं लिखी है, लेकिन थोड़ा बहुत विवरण इन्होंने लिखा है भारत के बारे में। साथ में आए थे ये सिकंदर के। इसके अलावा अन्य यूनानी जो लेखक हैं उनमें है, इसको मिटा देता हूं मैं, ये हो गए 8। इसके बाद में 9वां है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने लिखा है भूगोल, ज्योग्राफी जिसको कहते हैं। ऐसे ही थे एरियन, एरियन ने 2 पुस्तकें लिखी, एनाबेसिस और इंडिका। एनाबेसिस और इंडिका। इसके अलावा है प्लूटार्क, प्लिनी द एल्डर, प्लिनी द एल्डर ने भी पुस्तक लिखी है। इसने लिखा है नेचुरल हिस्ट्री।
नेचुरल हिस्ट्री, विज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास किया इसने, पुस्तक को अपनी को, इतिहास को विज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ अरिस्टोबुलस नाम बताया था मैंने, अभी आपको दोबारा देख लेते हैं। अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द बार, हिस्ट्री ऑफ द बार अरिस्टोबुलस की पुस्तक है। एक था टोलेमी, टोलेमी ने भी भूगोल लिखा है, स्ट्रेबो के भूगोल की तरह टोलेमी ने भूगोल लिखा है। एक और विद्वान थे जिनका नाम था स्काइलैक्स, इनकी पुस्तक का नाम नहीं पता है। इस प्रकार से ये थे यूनानी विद्वान जिन्होंने पुस्तकें लिख करके भारत के बारे में बताने का प्रयास किया है। आपने समझ लिया है, आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है चीनी साहित्य। चीनी साहित्य, चीनी साहित्य में सबसे पहले विद्वान थे फाहियान। फाहियान का जो समय था वो था 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत में रहे थे ये, और इनकी पुस्तक का नाम था फाके की पुस्तक का नाम है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था फाके की। इन्होंने ये भारत में आए और उस समय पाटलिपुत्र के जो महान शासक थे वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन भारत में आए थे फाहियान। दूसरे जो चीनी यात्री थे उनका नाम था सुंगयुन। क्या नाम था? सुंगयुन। और इनके आने का समय था 518 ईस्वी, और ये आए थे तक्षशिला, पेशावर और नगरहार, इन स्थानों पर आए थे ये। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का विवरण नहीं पता है। इसके पश्चात ह्वेनसांग, कौन आया? ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में आए थे और उनका समय था 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक। 629 से 645 ईस्वी तक इनका समय काल रहा है इंसान का। उस उत्तरी भारत के जो शासक थे उनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन थे वर्धन वंश के शासक थे। हर्षवर्धन के समकालीन था, उनके दरबार में भी आया था ये। और इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम था सीयूकी। क्या नाम था? सीयूकी। सीयूकी पुस्तक है।
इस प्रकार से ये 3 चीनी यात्री हैं। और इसके पश्चात अगले एक और चीनी यात्री थे, नाम था इत्सिंग। इत्सिंग आए थे 678 ईस्वी के लगभग आए थे ये। 672 से 688, 672 से 688 ईस्वी में भारत आए थे। और इनका जो पुस्तक थी, इनके बारे में जो इनकी जो मूल पुस्तक है वो उपलब्ध नहीं हो पाई है, बल्कि इनकी पुस्तक को एक जापानी लेखक जिनका नाम था तुक्कुस, उन्होंने लिखा। पुस्तक का नाम था ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। पुस्तक का नाम था ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन और इसके लेखक थे तुक्कुस, जापानी लेखक। इनके लेखक का नाम था तुक्कुस, जिन्होंने इसकी पुस्तक का अनुवाद किया है एक प्रकार से। इनकी मूल पुस्तक नहीं मिल पाई है। हेनसांग के जो मित्र थे, इनके जो मित्र हैं उनका नाम था ह्वीली। और ह्वीली ने जो पुस्तक लिखी वो लिखी हेनसांग की जीवनी। हेनसांग की जीवनी पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये हो गया चीनी साहित्य। चीनी साहित्य के बाद में अपन पढ़ेंगे तिब्बती वृत्तांत। तिब्बती वृत्तांत में एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं जिनका नाम था तारानाथ। और इन्होंने पुस्तकें लिखी थी कंग्यूर और तंग्यूर। इन्होंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तकें लिखी है, कंग्यूर और तंग्यूर। तो तिब्बत का वर्णन इन्होंने किया है। तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तकों के अंदर किया है। तारानाथ वहाँ के प्रसिद्ध लेखक थे। ये भी बौद्ध धर्म के साधु थे, सन्यासी थे। अब आता है अरबी वृत्तांत। अरबी वृत्तांतों में सबसे प्रसिद्ध जो लेखक था मसूदी रहा, जिसकी मूल पुस्तक का अनुवाद हो गया मिडास ऑफ गोल्ड। मसूदी की पुस्तक का अनुवाद है ये इंग्लिश में, मिडास ऑफ गोल्ड। ऐसे ही सुलेमान ने लिखा था सिलसिलात उत-तारीख। और सुलेमान जो था ये पाल और प्रतिहार वंश में आया था। ये वंश की समकालीन पाल और प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन आया था ये। और इसने पुस्तक लिखी थी सिलसिलात उत-तारीख। इसके बाद में एक और प्रसिद्ध लेखक था अल-बरूनी, जिसने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी किताब उल हिंद, जिसका दूसरा नाम है तारीख ए हिंद। ठीक है, अंतिम पुस्तक बता रहा हूं मैं आपको, चचनामा, जिसका कोई लेखक नहीं है,
और इसमें जो वर्णन किया गया है वो सिंध पर प्रथम आक्रमण किया गया अरबों द्वारा। किसके द्वारा? अरबों द्वारा किए गए सिंध पर प्रथम आक्रमण का वर्णन यहीं से मिलता है। इस पुस्तक में सिंध पर अरबों द्वारा किए गए प्रथम आक्रमण का वर्णन मिलता है चर्चानामा के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आज आपने पढ़ा है विदेशी विवरण, और अगली क्लास हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।